हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th साइंस इनटेक पढ़ाई। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस का 5th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। 5th चैप्टर 10th क्लास में जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बेसिक कहने का मतलब है कि ये साइंस केमिस्ट्री के लिए आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मतलब ये बेस स्टॉक अगर ये आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो केमिस्ट्री का बहुत अच्छा बेस बन जाएगा इससे, जिससे आगे आपको पढ़ने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या क्या फॉलो होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो किस वे में वेरी करती हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। व्हाई क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें। बेसिकली किसी भी चीज को हम तब क्लासिफाई करते हैं जब उसको हमें इजी बनाना होता है। तो एलिमेंट्स को इजी बनाने का क्या मतलब है? एलिमेंट्स को इजी बनाने का मतलब है कि इसकी जो स्टडी है वो इजी हो जाए। तो हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो इसलिए करते हैं टू मेक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी। एलिमेंट्स को हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि हम इसकी स्टडी इजी कर सकें, आसानी से इनके बारे में इनकी डिटेल्स इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकें। एलिमेंट क्या होता है? क्लासिफिकेशन बात कर लिया हमने। क्लासिफिकेशन क्यों होता है? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी। एलिमेंट्स की स्टडी इजी करने के लिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। मतलब एक ही टाइप के एटम जिस सब्सटेंस में कंटेन करते हैं, मतलब सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप इज नोन एज एलिमेंट। एक ही तरह के बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं आप एलिमेंट। मतलब एलिमेंट में एक ही टाइप के बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की आप सोडियम मैग्नीशियम देख सकते हो। देर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। लगभग हमें 118 एलिमेंट अभी तक पता है। एटॉमिक मास के बारे में देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 2 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। तो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, वो उसका रिलेटिव मास होता है। किस रिस्पेक्ट में? किसके कंपैरिजन में? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। और वो लिया क्या जाता है? कार्बन 12 का क्या है? वो 12 यूनिट माना गया है। मतलब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो उसका रिलेटिव मास होता है। और किसके कंपैरिजन में? कार्बन 12 के कंपैरिजन में जो रिलेटिव मास होता है। नॉर्मली अगर सिंपली बोले तो कार्बन 12 के रिलेटिव में जो भी कार्बन 12 के कंपैरिजन में जो रिलेटिव मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसका एटॉमिक मास होता है। सबसे पहले आते हैं डॉबर्नियर ट्रायड्स। डॉबर्नियर ट्रायड्स सबसे पहले बहुत टाइम पहले डॉबर्नियर ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट नोन थे, लेकिन जो भी एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने उस बेसिस पे अपना डॉबर्नियर ट्रायड्स दिया था। ट्रायड्स मतलब 3, कॉम्बिनेशन ऑफ 3। तो उन्होंने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 करके बनाया था, अपना उस टाइम के अकॉर्डिंग रूल बनाया था। तो देख लेते हैं क्या है डॉबर्नियर ट्रायड। व्हेन द एलिमेंट वर रिटन in order of increasing atomic mass, the atomic mass of middle was the average of atomic mass of the other two elements। जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख देंगे, किनको रखेंगे? एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो जो 3 आएंगे, मतलब जो मिडिल वाला होगा वो पहले और लास्ट वाले के एटॉमिक मास के सम के हाफ होगा। हाफ होने का मतलब एवरेज। मतलब अगर दोनों पहले को और तीसरे को अगर सम करें, उसका एवरेज लें, मतलब 2 से डिवाइड कर दे उसे, तो जो मिडिल वाला है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कैल्शियम लिया है, स्ट्रोंशियम लिया है, बैरियम लिया है। अगर Ca और Ba का आप एटॉमिक मास ऐड करते हो तो 176.3 आएगा, और उसका आप हाफ पर तो अप्रॉक्स लगभग 88 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 87.6 मिल रहा है। तो मतलब उन्होंने इस बेसिस पे। दूसरा एग्जांपल होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर लिथियम और पोटेशियम का आप ऐड करोगे तो सोडियम का आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो इस बेसिस पे उन्होंने बात किया कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में रखेंगे तो उनको जब मिडिल का जो एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो दोनों के एवरेज के बराबर आएगा। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी? ओनली 3
ट्रायड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट रूल। उस समय क्योंकि एलिमेंट्स बहुत कम हम लोगों को पता थे, नोन थे, तो इस वजह से उस टाइप सिर्फ 3 ट्रायड्स बन पाए थे, सिर्फ 3 ट्रायड, मतलब लगभग 10 एलिमेंट्स उस टाइम पे पता थे, तो ये इस वजह से फेल हो गए। इसके बाद दूसरा रूल आया, न्यूलैंड थे, एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, उन्होंने अपना एक ऑक्टेव लॉ रूल दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। किस बेसिस पे उन्होंने दिया? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अभी भी वही चल रहा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अभी भी इन्होंने भी दिया। जब इनके टाइम तक कुछ और ज्यादा बढ़ चुके थे, एलिमेंट्स और नोन हो चुके थे, और सारे और ज्यादा एलिमेंट हमें पता हो चुके थे। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इट वाज फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया था कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो मिडिल का होता है 3 में, तो वो पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होता है एटॉमिक मास। इन्होंने ऐसा कुछ रूल नहीं दिया। इन्होंने कहा अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जो पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो एलिमेंट आएगा वो पहली की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। इनके कहने का मतलब है ऑक्टेव। ऑक्टेव आप जानते होंगे, ऑक्टेव, तो उस अकॉर्डिंग ऑक्टेव रूल इन्होंने दिया कि मतलब पहली प्रॉपर्टी और उसके बाद जब 8वां आएगा एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी, 8वें के बाद जब फिर 8th वाला आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी 8th और फर्स्ट से। मतलब इनके कहने का मतलब था कि हर बार रिपीटेटिव ये मैच करेगी, मतलब कि पहली हर 8 रिपीटिशन के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेगी। इन्होंने सिंपल यही रूल दिया। When the elements are arranged, it was found that 8th element had property similar to that of first। मतलब हर 8th प्रॉपर्टी की पहले वाले से प्रॉपर्टी मैच करेगी। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लिथियम आर सेम। सोडियम और लिथियम को आप देख सकते हो, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। उस बेसिस पे अगर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लगाएं तब। इनकी लिमिटेशंस क्या थी? अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब 20। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, तो ये अप्लीकेबल सिर्फ 20 तक अप्लीकेबल हुआ कि 20 तक इनका जो ये रूल था ऑक्टेव ये फॉलो कर रहा था, उसके बाद फॉलो नहीं कर रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट कुड नॉट फिट इन इट। जो नए एलिमेंट्स हमें मिले उनकी प्रॉपर्टी इस पे फिट नहीं हो रही थी। इन सम केसेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर नॉट सेम एज डिफाइंड बाय ऑक्टेव। कुछ ऐसे भी केसेस हमें मिले जो कि ऑक्टेव रूल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब कि पहला 8वां जो अगला 8वां मिलेगा वो पहले की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा था। वर्ड विल ओनली विथ लाइटर एलिमेंट्स, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स में ये रूल अच्छा काम कर रहा था, तो ये भी फेल हो गए। इसके बाद एक आया रूल मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव साहब थे, मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने क्या किया? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। इन्होंने एक रूल बताया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। और किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है? एटॉमिक मास की। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो अपने एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। मेनली पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। इनमें इन्होंने जो टेबल बनाया था उस पे 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप बोला गया। 7 हॉरिजेंटल रोज थी जिनको पीरियड्स बोला गया। कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हमने ग्रुप बोला, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हमने पीरियड बोला। अचीवमेंट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे वो ग्रुप हो, मतलब एक में ग्रुप्ड किए जा सके आराम से। सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड, मतलब वहां पे कुछ गैप भी छोड़ा गया, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी ये माना गया कि अभी वो ढूंढे, सर्च नहीं किए गए, अभी डिस्कवर नहीं किए, अभी उनकी खोज नहीं हो, लेकिन भविष्य में कभी फ्यूचर में वो हमें मिलेंगे, उसके लिए जगह छोड़ दी गई। नोबल गैसेज कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। नोबल गैसेज मतलब जिनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन फील्ड होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो हीलियम, नियॉन, तो वो जो थी वो बिना मतलब एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर चल रहा था हमारा उसको बिना डिस्टर्ब किए उनकी पोजीशन आराम से फिक्स हो गई। लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी इनकी? नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इन्होंने पोजीशन फिक्स नहीं किया था। नो प्लेस फॉर आइसोटोप,
आइसोटोप्स के लिए इन्होंने कोई प्लेस फिक्स नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास पे बात किए थे, इसलिए इनको ये फिक्स करना चाहिए था। एंड नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में इन्होंने कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो किया है। इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत काम का है, क्योंकि आगे चल के आपको यही काम देने वाला है। आजकल यही हम लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, अभी इससे एडवांस हमारे पास कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड किसके इक्वल होता है? क्या होता है? जेड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं जेड उसके इक्वल होता है। अगर मान लो आप न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं तो जेड की वैल्यू 4 आएगी, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 4 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं, लेकिन ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप। पहले हमने बात किया था, आप इस पे देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में यहाँ पे भी ग्रुप और पीरियड्स की बात यहीं से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन क्या था, इस पे मेंडलीव साहब ने सिर्फ 8 वर्टिकल कॉलम्स बताए थे और 7 पीरियड्स बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक में इस पे 18 वर्टिकल कॉलम्स मतलब 18 ग्रुप बनाए गए हैं, और इस पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम पीरियड बोलते हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम ग्रुप मतलब जो एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट जो सबसे बाहरी सेल होगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो उनका नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स। किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट राइट जाएंगे, पीरियड में बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो नंबर ऑफ सेल होता है वो सेम होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड अपॉन द फैक्ट नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ पीरियड्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी पीरियड में रखे जाएंगे, ये एक फैक्ट पे डिपेंड करता है। दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल्स। उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स सब बहुत सारे सेल्स में फिल्ड हैं वो कैसे फिल्ड हैं, इस बेसिस पे हम उनको किसी भी पीरियड में रखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन ए सेल डिपेंड अपॉन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दिया गया था क्या, किस लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कार्बोनेट्स कंपाउंड की, वहां पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे हम लोग, 2 और 4 आया था कार्बन का। मैंने बोला था कि अगली वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो वहां पे वो रूल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हम किस बेसिस पे करते हैं, तो आप सिर्फ 2n² अगर आप फार्मूला याद रखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर सकते हो कुछ लेवल तक, अपने अभी की लेवल तक। तो 2n², जहां पे n क्या है? सेल है। सेल मतलब सेल वही आउटर मोस्ट इनर मोस्ट जो भी सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 2n²। अगर मान लो आप के सेल, देखो सेल क्या होते हैं, सेल्स को हम नाम देते हैं KLM, ऐसे नाम होता है। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम अलग अलग सेल वाइज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे अगर किसी का मान लो 10 एटॉमिक नंबर है तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। उस किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं? देखो मैंने पहले सेल के लिए पहले लिखा टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने अगर 10 का एग्जांपल लिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले मैं 2n² फॉर्मूले से आता हूं। पहले सेल के लिए मैंने लिखा तो n की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 1 2 आ गया। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले 2 कॉमा लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। अब दूसरे के लिए हम देखते हैं कि दूसरे पे कितना आएगा। अब दूसरे पे जब हम सेल की वैल्यू 2 रख देंगे, मतलब दूसरे सेल की हम बात कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, मतलब अब क्या आएगा 8। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी 8 थे तो 2,8 मतलब कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। अगर मान लो आपके पास 12 है
12 है तो 2,8 लास्ट में कितने बचे, होने कितने चाहिए, तीसरे वाले सेल में हम रख कितने सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन और रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 18 नहीं है तो जो बचेंगे वो थर्ड सेल पे जाएंगे। मतलब अगर किसी एलिमेंट्स का हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है तो आप उस पर लिखेंगे 2,8,4, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप लिखोगे। मान लो के सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखो जी 2 इंटू 1 का स्क्वायर 4, फर्स्ट पीरियोडिक एल सेल, अगर एल पे आप बात करोगे सेकंड वाले सेल के लिए तो 8 आ जाएगा। इसी बेसिस पे हम बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट एक सेल में हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी। पोजीशन, किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो उसके रिएक्टिविटी शो करती है कि उसकी पोजीशन जहां पे है उस बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि वो कितना रिएक्टिव है कितना अनरिएक्टिव है। पोजीशन देख के हम उसकी रिएक्टिविटी बता सकते हैं। ये आगे अगले जब ट्रेंड्स हम लोग देखेंगे उस पर हम लोग आराम से देख पाएंगे। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड क्या फॉलो करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है कैसे। वैलेंसी की बात करते हैं पहले। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल बहुत बार आ रहा है, आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाहरी सेल होता है, उसकी बात करते हैं, उसे आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं या उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो उस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। जैसे अगर कार्बन की बात करें 2,4 आ रहा था तो जो 4 है 4 कार्बन की वैलेंसी हो जाती है। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज रिफर द रेडियस ऑफ एटम। एटम का जो रेडियस होता है वही उसका एटॉमिक साइज होता है। एंड एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर हम पीरियड से लेफ्ट से राइट जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उस पे लेफ्ट से जब राइट पे जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल पे, तो उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो सेम ही होते हैं। अब डिक्रीज क्यों हो जाता है, होना तो चाहिए सेम, उसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, इस वजह से उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू सेल। जो जब हम ग्रुप में अप डाउन जाएंगे, मतलब ग्रुप से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने बात किया था कि ग्रुप जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम एक एक नया सेल आता जाता है, और अगर नया सेल आ रहा है तो उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होना कोई इशू नहीं है, उस पर इंक्रीज होना भी चाहिए, नॉर्मल बात है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है, मैंने उस पर भी बात की थी। व्हाट इज मेटल, मेटल इज ए सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी और व्हिच इज कैपेबल टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दे आराम से कंप्लीटली, उसको बोलते हैं मेटल, मेटल बोलते हैं। मेटल की मैंने डिफिनेशन बताई थी, जो आराम से इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे दूसरे को दे दे उसको बोलते हैं मेटल। तो मेटल, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये भी वहीं से समझ सकते हो आपकी। मेटल कैरेक्टर मींस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल होगा तभी उसकी टेंडेंसी होगी, मतलब जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसी को आप मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हो। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। पीरियड में आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। मेटेलिक कैरेक्टर की हमने बात की थी, क्या है ये, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ग्रुप पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट तो उस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी टेंडेंसी कम हो जाती है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे हैव टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। हमने भी पहले भी बात की थी, मेटल्स जो होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो वो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो अपना बॉन्ड बनाते हैं वो ड्यू टू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक आर इलेक्ट्रोनिगेटिव
इलेक्ट्रोनिगेटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका ये ट्रेंड होता है कि वो गेन करके इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाए। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और हैं। मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैसे पोजीशन, जैसे अभी हमने ऊपर एक पॉइंट डिस्कस किया था ना कि यू कैन, मतलब आप पोजीशन देख के उसकी रिएक्टिविटी बता सकते हो, प्रॉपर्टी बता सकते हो। मेटल आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो मेटल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। क्लियर है? मेटल्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। इन द मिडल वी हैव सेमी मेटल और मेटलॉइड। बीच में जो होते हैं वो हमारे या तो सेमी मेटल या मेटलॉइड, मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे लिखा भी है बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में भी बात कर चुके हैं, मेटल एसिड और बेस में भी बात कर चुके हैं कैसे क्या होता है। एक पिक्चर्स मैंने लगा रखी है बेसिकली समराइज करने के लिए। देखो प्रॉपर्टी पहले है वेरिएशन, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, रीजन क्या है, ग्रुप में क्या है, उसका रीजन क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएशन पीरियड में क्या है, रीजन, वेरिएशन ग्रुप में क्या है, रीजन। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होता है। हम पीरियड में जब भी बात करेंगे लेफ्ट से राइट बात करेंगे, ग्रुप में जब बात करेंगे टॉप टू बॉटम बात करेंगे। एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। क्यों, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एक नया सेल ऐड हो जाता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो आप बेसिकली यहां से भी समराइज करके आ सकते हो, एटॉमिक साइज जो है वो अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती है, उसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ग्रुप पे इंक्रीज होती है क्योंकि नई सेल ऐड हो जाती है। दूसरा है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, पीरियड्स की बात कर रहे हैं। क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कॉन्सेप्ट वही, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तब भी न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं। इस मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो जाता है, एक टेंडेंसी ऐड हो जाती है कि टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। अब यही बात हम ग्रुप में करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कहाँ पे, पीरियड्स में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो पीरियड्स में इंक्रीज करेगा। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जैसे बात किया था हमने, इस बेसिस पे ये पॉइंट्स से भी समझ सकते हैं। मेटल्स आर फाउंड ऑन लेफ्ट साइड, मतलब जो मेटल होता है वो लेफ्ट पे होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो राइट पे होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तभी ना उधर नॉन मेटल मिल रहे हैं, तो ये इंक्रीज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। इफेक्टिव, अगर हम ग्रुप पे बेसिकली अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ उस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज मेन फैक्टर काम कर रहा है किस पे, पीरियड में और ग्रुप में। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ग्रुप में। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये था आज हमारे पूरे चैप्टर के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि आगे आपके यही काम देने वाला है। बहुत बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये बहुत ही बेस चैप्टर है, मतलब जिसकी हेल्प से आप केमिस्ट्री आगे आराम से समझ सकते हो। थैंक यू।